साउंड टेक 7 एक्शन। एक मत सर्वसम्मत, एक ही दिशा, एक ही दृष्टि, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने वाली पार्टी है आलोक जी। इसीलिए वहां पर नितिन नबीन, 45 वर्षीय नितिन नबीन को मौका मिला है। और आज भी वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हाईकमांड फैसला करेगा, जबकि अध्यक्ष आपने उनको चुना और ये एस्टैब्लिश करने के लिए चुना कि ऐसा नहीं कि गांधी परिवार से ही कोई बनेगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए, आज बीजेपी को नए अध्यक्ष मिले हैं, लेकिन आज भी पंडित नेहरू से लेकर वर्तमान की कांग्रेस को कोसने के अलावा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कुछ नहीं कर पाए। वो दो क्वालिटी नहीं बता पाए कि हमने नितिन नबीन को क्यों बनाया है। पहला सवाल आपने अध्यादेश फाड़ने की बात से किया। सुधांशु भाई, राहुल गांधी ने कभी प्रेस क्लब में अध्यादेश नहीं फाड़ा था। उन्होंने केवल कहा था कि अगर हम भ्रष्टाचार से लड़ते हैं और इस तरह का कानून बनाते हैं तो ऐसे अध्यादेश को मैं चाहूंगा कि फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया जाए। कभी फाड़ा नहीं था, लेकिन बीजेपी की फेक फैक्ट्री ने उसको इस तरह से प्रचारित किया और पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने भी उसका समर्थन किया। जबकि जो कागज फाड़ा गया था वो कागज बसपा का एक मैनिफेस्टो था जो 2012 की लखनऊ की एक स्टेज पर फाड़ा गया था। दुर्भाग्य। करवाली बेइज्जती। वापस आते हैं, हाईकमान की बात अंजना जी ने अभी कही। हाईकमान हमारे यहां पर होता है कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी यानी पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी, उस स्टेट का कोई भी जो इंचार्ज होता है, जनरल सेक्रेटरी वो खड़गे साहब, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल, ये 5-6 लोग मिलकर हाईकमान बनाते हैं। हाईकमान का मतलब गांधी फैमिली होता है। ये जो भी बीजेपी के लोग सोचना चाहते हो वो स्वतंत्र हैं। वापस आते हैं, हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई आपके यहां पर कौन सी नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी? जिस दिन राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के ऊपर रामलीला मैदान में रैली की और उस रैली में जिस तरह से कांग्रेस के लिए भीड़ उमड़कर आई, आनन फानन में मीडिया की हेडलाइंस बदलने के लिए आपने एक डमी परिवारवादी जो 2 जनरेशन 3 जनरेशन से आरएसएस से आ रहा है उसको आपने अनाउंस किया। अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं। नड्डा जी जब बनते थे, बने थे, जब तो उनका पूरा अपमान होता ही था, किस तरह से हाथ पकड़कर अमित शाह जी पीछे फेंक देते थे। आज भी सुना है कुछ गमछा वमछा नहीं लिया मोदी जी ने। खैर, ये आपका आंतरिक मामला है। आप डमी बनाए ना बनाए, हम केवल ये चाहते हैं कि अगर युवा बनाया है तो वो युवाओं की बात करेगा। लेकिन मैं पिछले 1 महीने से जब से उनका लगभग अनाउंसमेंट हुआ है, मैं देख रहा हूं उनकी तरफ से युवाओं के लिए कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं। उनका क्या विजन है, क्या नहीं है, देश जानना चाहता है, लेकिन नहीं, पूरी तरह से केवल जुमलों के ऊपर आप देश को चलाना चाहते हैं। राष्ट्र प्रथम, अरे भाई राष्ट्र प्रथम होता तो एक बच्चा डूबकर मर गया नोएडा में, आप 30 फुट की एक सीढ़ी तक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहुंचने के बाद एक डूबते हुए बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। एनसीआर को आप ना शुद्ध हवा दे पा रहे हैं। अभी 25 बच्चे और लोग इंदौर में मर गए। नितिन नबीन जी का सोशल मीडिया देख रहा था, कहीं पर दुख तक जाहिर नहीं किया है। तो ऐसा लगता है मुझे बीजेपी पूरी तरह से संवेदनाहीन हो गई है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, इनके लिए पावर फर्स्ट है। सनातन की बात करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। शंकराचार्य जी के ऊपर लाठी चार्ज होता है। शंकराचार्य जी के जो तमाम शिष्य हैं 85 साल के, उनकी शिखाएं खींचकर पूरी तरह से जो हुआ है बनारस के अंदर। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है जी? आप भी समझ रहे होंगे इसके मायने। क्या वाकई अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में असदुद्दीन अवैसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाएंगे, जैसा रमाशंकर राजभर ने संकेत दिया है? देखिए अंजना जी, समाजवादी पार्टी लगातार संगठन पे काम कर रही है, इधर एसआईआर पर, वोट बचाने पर, बढ़ाने पर। तो स्वाभाविक है कि आज जो माननीय सांसदों को लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक की है, तो उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हम कैसे 27 को जीतें। क्योंकि आज की डिबेट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के है, तो स्वाभाविक है कि वो युवा हैं और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं। तो हम लोग शुभकामनाएं देते हैं उनको। और उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। जिस बीजेपी के वो अध्यक्ष हुए हैं, उस बीजेपी के सामने देश के बहुत सारे सवाल हैं। सुनील जी, कन्नी काट ली आपने। बीजेपी के अध्यक्ष जी पर बोलने की वजह से आपने कन्नी काट ली।
ये तो बहुत बड़ा संकेत है। रमाशंकर राजभर अगर कह रहे हैं कि बैठक में इस पर चर्चा हुई और फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हाथ भी मिला सकते हैं, एग्जैक्टली उन्होंने क्या, एक बार फिर से सुना देते हैं ताकि कोई इसमें इफ बट ना रहे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। उन्होंने कहा, जब सवाल पूछा रिपोर्टर ने क्या एमआईएम से भी हाथ मिलाएंगे, उन्होंने कहा पीडीए को मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। रमाशंकर, सुनील जी, मैं आ रही हूं आलोक जी। और 2022 के ही अगर आप नतीजे निकाल लीजिएगा, अनेकों ऐसी सीट्स थी जहां पर एमआईएम कुछ ही वोट से, लेकिन वो ऐसा मार्जिन रहा जितने मार्जिन से बीजेपी जीत गई, जितने वो वोट ले गई, जो उनका वोट था वो वोट डिफरेंस से ज्यादा था। मतलब कई सीटों पर उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। एकजुट आना ठीक नहीं रहेगा, वोट कंसोलिडेशन चाहिए तो साथ में लड़िए एमआईएम और समाजवादी पार्टी के। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी देखिए, जिस तरह से एसआईआर और तमाम इलेक्शन कमीशन की गतिविधियां हैं, ये तमाम समीकरण कोई किसी से बना ले और कोई बिगाड़ दे, कहां से वोट डलेगी, कौन डालेगा, किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, आज पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है। हम यहां पर बैठकर पूरी चर्चा कर लें कि इसने उसके वोट काट लिए, उसने उसके वोट काट लिए, कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम चीजें तय कर रहा है, किस सीट पर, किस बूथ पर कितने वोट कटेंगे और कितने बनेंगे। कल डोटासरा जी ने, राजस्थान के अध्यक्ष जी ने पूरी तरह से एक एक चीज खोल कर बताई है। हरियाणा से लेकर हमने किस तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक एक सीट का विश्लेषण किया है। उसके बाद आप समीकरणों की चर्चा करते रहिए। लोकतंत्र पूरी तरह से गड्ढे में जा चुका है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बात आती है एमआईएम की। एमआईएम पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती आई है, लेकिन राजनीति में कब कौन किससे हाथ मिला ले किसी का नहीं पता होता है। समीकरण और जिस तरह की परिस्थिति हो, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आती है कि विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट निर्णय लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज का माहौल विद्वेष का है, और आज बिल्कुल नितिन नवीन जी ने ठीक कहा कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, दिशा परिवर्तन नहीं हुई है। दिशा तो इनकी आज भी विभाजन की है। दिशा तो जो अंग्रेजों से डिवाइड एंड रूल सीखा था, वो भी आज भी इनका पूरी तरह से जारी है। कोई डमी अध्यक्ष आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से विभाजन का काम किया है, और नॉन अकाउंटेबिलिटी, कि अकाउंटेबिलिटी किसी सरकार की नहीं है। ठीक है, कहीं पर हो, चाहे राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे चाबहार पोर्ट हाथ से निकल जाए, चाहे रशिया से कम तेल लेना पड़ जाए, लेकिन जहां सरेंडर करना है, अंग्रेजों के सामने सरेंडर थे, आज ट्रंप के सामने सरेंडर है। ठीक है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। संजय जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एसआईआर को लेकर, बड़ा चैलेंज है। लेकिन देखिए, एक और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है कि लगभग 78 सीटें ऐसी हैं जो भद्रलोक एक बंगाल में कहा जाता है, जिसमें कई लोग उसको जाति के नजरिए से भी देखते हैं कि वहां पर जो कायस्थ वोट है, जो ब्राह्मण वोट है, वो लगभग 15% से ज्यादा है। ये भी एक वजह माना जा रहा है कि कायस्थ आबादी तकरीबन 27 से 30 लाख है, और इसीलिए नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं। बंगाली कायस्थ घोष, बोस, मित्रा, गुहा, दत्ता, डे, धार, नंदी, ये सब होते हैं, और इसी वजह से उनको बनाया गया है। संजय जी, कुछ भी आलोक जी, आपका सीधा जवाब इस पर। देखिए, मैं सीधा सीधा जवाब देना चाहता हूं। आप डमी बनाएं, कठपुतली बनाएं, आप ऐलान करके बाद में नौटंकी करें, हमें कोई मतलब नहीं उस बात से, क्योंकि आपके यहां जो होता आया वो पूरा देश जानता है। आप मैकाले की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, आज हम ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान की 200 यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी आज हिंदुस्तान की 12 साल में क्यों नहीं है? सवाल का इसका उत्तर मिलना चाहिए। मोदी जी के बनने के बाद लगभग 80,000 स्कूल 2014 के बाद विभिन्न राज्यों में जो सरकारों के थे और जहां पर बीजेपी शासित राज्य थे, 9,000 तो अकेले गुजरात में बंद हुए हैं। उत्तर यह मिलना चाहिए कि हम लेकर आए राइट टू एजुकेशन और आपने स्कूलों को बंद किया। आप महात्मा गांधी, मैकाले, वो कहावत है ना, अरे भाई आप कहना क्या चाहते हैं? आज के वर्तमान सवाल पर आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? अब ये एजेंडा क्लियर हो गया कि आप जाति को देखकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। आपको कहीं पर कायस्थ वोट चाहिए, इसलिए आपने कायस्थ व्यक्ति के बैकग्राउंड के व्यक्ति को बना दिया। आरएसएस का है, डमी है, दबा रहेगा। ये वही व्यक्ति है जिसके मंत्रालय के अंदर 62,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, मैक्सिमम इन्हीं के मंत्रालय के थे। क्या इनके पुल वाला मंत्रालय भी इन्हीं का था क्या अंजना जी, जिसमें पुल बनने से पहले गिर जाते थे?
क्या भ्रष्टाचार के आरोप तमाम इनके मंत्रालय पर नहीं लगे थे? मुझे लगता है ये केवल जाति और धर्म देखकर सारे काम करते हैं। पूरी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने जाति और धर्म के बाहर कोई बात नहीं की। मैं बार बार कह रहा हूं कि 12 साल आपकी सरकार को हो गई है। अग्निवीर की योजना के ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए? 5 साल से आपने तमाम बच्चों को नौकरी से बाहर रखा। पेपर लीक के ऊपर आप कहां खड़े हुए हैं? यूपीएससी एसएससी में आपने तमाम आरएसएस के लोग भर्ती कर दिए। सभी यूनिवर्सिटीज की हालत आपने खराब कर दी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे एएमयू हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हालत खराब हो गई। मैं फिर बार बार शर्म करो शर्म रही है, और अगर आ रही है तो जल्दी से आप जवाब दें। संजय शर्मा, एसआईआर पर जो जगह जगह वहां पर हिंसा हो रही है उस पर मेरा प्रश्न था। एक नया चैलेंज है, नितिन नबीन को इन लोगों ने फ्रंट किया है। कायस्थ वोट पर मैंने प्रश्न किया कि 15 से 20% कायस्थ वोट है, बौद्ध लोग का वोट है लगभग 78 सीटों पर, जिसमें आपको मैं आंकड़े बताती हूं अगर आपको आवाज आ रही हो तो। आंकड़ों में देखिए, कोलकाता में ऐसी 11 सीटें हैं, 2021 में सभी सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी, वहां एक चैलेंज बनेगा। हुगली जहां पर 18 ऐसी सीटें, 2021 में 14 टीएमसी ने जीती थी और 4 बीजेपी ने। नॉर्थ 24 परगना जहां पर 2021 में 28 टीएमसी ने जीती, 5 बीजेपी ने। हावड़ा जहां 2021 में 16 सीटों में सभी सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी, वहां क्या नए सिरे से चैलेंज होगा? मिस्टर शर्मा, आपकी पार्टी की तरफ से बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आपका पक्ष नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जिन भी वजहों से आवाज नहीं जा रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जल्दी से। सुनील जी जल्दी से आपसे एक कमेंट। आज सवाल ये भी है कि आपको मुकाबला बीजेपी से करना है, और बीजेपी हर स्तर पर अपनी प्लानिंग और अपनी ताकत झोंकती है। विपक्ष स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में चूक जाता है। महाराष्ट्र में भी आपने देखा, निकाय मतलब वहां पर जो अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हुए, साफ दिख रहा था। अब आंख बंद करके अगर उस पर रहना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई सेंसेस बात नहीं। देखिए अंजना जी, आंख बंद करके नहीं रहना है। बीजेपी कितनी मजबूत है ये हम लोगों ने देश को महसूस कराया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2024 के आम लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने हाफ किया है, और 27 में साफ करेंगे। अभी जो नोएडा की घटना आप दिखा रही हैं, यही तो इनका काम है, यही तो स्वर्णिम काल है इनका। यही स्वर्णिम काल इनका। अगर आप बनारस चले जाएं तो देखिए ना किस तरीके से मूर्तियों को, किस तरीके से मंदिरों को तोड़ रहे हैं। और सिर्फ मंदिर को नहीं तोड़ रहे हैं, आप अगर जब प्रयागराज में आ जाएंगे तो शंकराचार्य, और सुधांशु भाई तो बहुत विद्वान आदमी हैं, तो जानते हैं भगवान के बाद अगर जीवित कोई भगवान है तो वो शंकराचार्य है। शंकराचार्य को योगी जी और योगी जी की पुलिस किस तरीके से उनके शिष्यों को लात घूसे और चोटी पकड़ करके मार रही है, और किसी के भी मन मस्तिष्क में, किसी के भी मन में, किसी के मन में कोई दुख या कोई भी सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। तो ये क्या है आपका? और फिर मैं कह रहा हूं अंजना जी, आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जो बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही है कि हमारा अध्यक्ष भले बदल जाए, हमारे आदर्श नहीं बदलते, हमारी दिशा नहीं बदलती। तो इनके आदर्श क्या है? इनके आदर्श कौन लोग हैं? जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मदद की, वही तो इनके आदर्श हैं। इनके आदर्श हैं महात्मा गांधी के हत्यारे। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आरक्षण छीनना इनकी दिशा है, कमजोर को और कमजोर बनाना, और उद्योगपतियों के लिए पूरे जीवन काम करना, यही तो इनकी दिशा है। ठीक है संजय जी, अब यू आर राइट ब्रो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आवाज आ रही है, थोड़ा वक्त की कमी। संजय जी आवाज आ रही है? एक सेकंड रुक जाइए सुधांशु जी। आ रही है जी, आ रही है। बंगाल में क्या आप मानते हैं नए उनके जो अध्यक्ष बने चैलेंज बन सकते हैं? उनके न तो नए अध्यक्ष हमारे लिए चैलेंज बन सकते हैं, और न उनकी पूरी टीम हमारे लिए कोई चैलेंज खड़ा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 10 करोड़ बंगाल की जनता एक है। जाति, धर्म, वर्ग सब भूल जाते हैं। हम विधानसभा चुनाव के समय बंगाली हो जाते हैं, और हमारी आवाज है ममता बनर्जी। और बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल में जो चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, राजा राम मोहन राय की भूमि है, उसमें धर्म के आधार पर संप्रदायवाद की राजनीति
भारतीय जनता पार्टी को करने नहीं देगी और आने वाले दिनों में बंगाल से ही वो आवाज उठेगी जो देश से सांप्रदायिकता को उखाड़ कर फेंक देगी। ठीक है, जो अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहली फुर्सत में निकल